नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है उपसर्ग। आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। जी हाँ, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। यह क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखना, हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो केवल 13 हैं, जो मूल उपसर्ग है। इसके अलावा कई सारे ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में आए हैं, तो वो इस गिनती में नहीं आते हैं। अगर यही प्रश्न संस्कृत के पेपर में पूछा जाए कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए 22, ठीक है, लेकिन हिंदी में 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम उपसर्ग का अर्थ जान लेते हैं। तो जो उपसर्ग शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप यानी पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी बनाना, यानी पास में बनाना। अब किसके पास में क्या बनाना? तो शब्द के पास में शब्द बनाना। तो शब्द के पास में जो शब्द बनता है वही उपसर्ग कहलाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो हिंदी में 13 उपसर्ग हैं वे कौन कौन से हैं। तो उसमें पहले नंबर पर आता है अ, जो अभाव यानी कमी और निषेध का भाव प्रकट करता है। अब इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अशोक, अटूट, अटल, अयोग्य, असमर्थ, अक्षम, अथाह, ये सभी, ठीक है, ये इस उपसर्ग है। इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? इन सभी में अ उपसर्ग है। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अन। जो अन उपसर्ग है यह भी अभाव यानी कमी और निषेध का भाव प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अनुचित, अन प्लस उचित, अनुपयुक्त, अन प्लस उपयुक्त, अनुपयोग, अनभिज्ञ, अनपढ़, अनदेखा, अनादर। चलिए तीसरे नंबर पर देख लेते हैं कौन सा उपसर्ग आता है। तो तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स उपसर्ग आता है वो है क। ये जो क उपसर्ग है ये हमेशा बुरा या हीन भाव को प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? तो इससे बनने वाले शब्द हैं कचोट और कपूत। ऐसे और भी कई सारे हैं। अगला जो उपसर्ग है वह उपसर्ग है कु। ये बुरा का भाव प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? तो इससे बनने वाले शब्द हैं कुचैला, कुविचार, कुबुद्धि इत्यादि। अगला जो हमारा उपसर्ग है वह उपसर्ग है दु। ये हमेशा कम या फिर बुरा, इन दोनों का भाव प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे दुबला, दुलारा, दुधारू, इस तरह से। अगला जो उपसर्ग है वह है सु। सु जो उपसर्ग है ये हमेशा अच्छा भाव प्रकट करता है, शुभ का भाव प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द जैसे सुयोग्य, सुविचार, सुफल, और भी कई हैं जैसे सुगम, सुलभ, इस तरह से। अगला जो उपसर्ग है वह है ओ या फिर औ, ठीक है। ये हमेशा हीन भावना या निषेध का जो भाव है वो प्रकट करता है, जैसे अवगुण, अवसर, अवघर, इस तरह से। अगला जो उपसर्ग है वह है नी। ये भी कमी या हीन भाव को प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे निडर, निहत्था, निकम्मा इत्यादि। फ्रेंड्स अगला जो उपसर्ग है वह है अध। ये हमेशा आधा या फिर अर्ध का भाव प्रकट करता है, ठीक है, आधा या अर्ध के भाव को प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे अधमरा, ठीक है, अधपका या अधकच्चा। आधा मरा हुआ, आधा पका हुआ, आधा कच्चा, तो यानी ये आधा का भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम पर के बारे में। जो पर उपसर्ग है यह दूसरा का भाव प्रकट करता है, यानी किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात करता है। इससे बनने वाले शब्द हैं परलोक, परहित, परसर्ग, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं भर उपसर्ग के बारे में। जी हाँ, भर भी एक उपसर्ग है और ये भाव प्रकट करता है पूरा का। इससे बनने वाले शब्द जैसे भरपेट, भरसक, भरमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं उन उपसर्ग के बारे में। जी हाँ, ऊन भी एक उपसर्ग है।
ये हमेशा भाव प्रकट करता है एक कम का। जी हाँ, एक कम का भाव यह प्रकट करता है। अब आप आगे देख भी पा रहे होंगे, जैसे 29, ठीक है, यानी 30 में एक कम, 39 यानी 40 में एक कम, 69 यानी 70 में एक कम। इस तरह से और भी है, जैसे 59, 79, 49, ये वाले। चलिए आगे हम बात करते हैं बिन उपसर्ग के बारे में। जी हाँ, बिन भी एक उपसर्ग है। ये हमेशा बिना यानी उसके बिना और निषेध का भाव प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? तो इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे बिन बादल यानी बिना बादल के, बिन जाने यानी बिना जाने, बिन ब्याह यानी बिना ब्याह हुआ यानी जो अविवाहित हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 13 उपसर्ग जो हिंदी में बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी कई सारे ऐसे उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, और अब चूंकि वो हिंदी में प्रयोग होते हैं इसलिए एग्ज़ाम में उनका भी महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए चलिए इसी वीडियो में उपसर्गों को शामिल किया है। तो चलिए अब उनके बारे में जान लेते हैं। उसमें सबसे पहला है हमारा अधः। जी हाँ, यह उपसर्ग संस्कृत भाषा से हिंदी में आया है। अधः उपसर्ग का अर्थ होता है यह हमेशा नीचे का भाव प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द जैसे अधः, अधःपतन, अधोमुखी, अधोगति। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अधः उपसर्ग है, तो यहाँ तो अधः हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ जाके अधो क्यों बन गया? तो फ्रेंड्स यहाँ विसर्ग संधि का एक रूल काम कर रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ पर अधो बन गया है। जब मैं संधि का वीडियो बनाऊंगा तो इस चीज़ को उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। आगे हम बात करते हैं अंतः के बारे में। अंतः जो उपसर्ग है ये हमेशा भीतरी का भाव प्रकट करता है यानी अंदरूनी। इससे बनने वाले शब्द जैसे अंतर्मन, अंतःपुर, अंतःकरण। अगला है चीर। ये भाव प्रकट करता है बहुत देर का। ठीक है, जैसे चीरकाल, चिरायु, चिरंजीवी। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं पुनर उपसर्ग के बारे में। ये भाव प्रकट करता है फिर से का। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द जैसे पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जागरण, इस तरह से। अगला जो हमारा उपसर्ग है वह है बहिर। ठीक है, ये अर्थ प्रकट करता है बाहरी का। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि जो अंतः होता है वो भीतरी का भाव प्रकट करता है और यहाँ जो बहिर है वो बाहरी का भाव प्रकट करता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिर्मुखी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले उपसर्ग के बारे में। सत। सत जो उपसर्ग है यह भाव प्रकट करता है सच्चा का। जैसे सदाचार, सत्कर्म, सज्जन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सत उपसर्ग है तो यहाँ पर त तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि वर्क कर रही है और इसीलिए जो त है वो आधे ज में बदल गया है। उसको मैं आपको संधि की वीडियो में बताऊंगा। अगर यहाँ मैं आपको संधि एक्सप्लेन करने बैठ गया तो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ऊपर से कहीं ना कहीं हमारा जो निश कंटेंट है उससे मिसगाइड हो सकते हैं। उससे हम भटक सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पूरा के बारे में, यानी पूरा जो उपसर्ग है इसके बारे में। इसका जो अर्थ होता है ये भाव प्रकट करता है पुरातन। शब्द कौन से हैं? तो इससे बनने वाले शब्द हैं पुरातत्व यानी पुराने तत्व, पुरावृत, पुरातन, इस प्रकार से। आगे हम बात करते हैं सम उपसर्ग के बारे में जिसका अर्थ होता है समान। ठीक है, ये समान का भाव प्रकट करता है। जैसे समकालीन, समदर्शी, समकोण, इस तरह से। आगे हम बात करते हैं सह उपसर्ग के बारे में। तो सह उपसर्ग हमेशा साथ का भाव प्रकट करता है। जैसे सहकार, सहपाठी, सहयोगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 13 हिंदी के उपसर्ग और इसके अलावा कुछ हमने साथ में ऐसे भी उपसर्गों को शामिल किया है जो संस्कृत भाषा से हिंदी में पधारे हैं किंतु एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मैं सही हूँ तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, और यदि सब्सक्राइब बटन अभी तक लाल है तो उसे मार मार के उसे काला बना दो, और विद्या के मंदिर में पधारे हो तो घंटी बजाना तो अनिवार्य है। मैं काम के वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।